हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, करें स्टार्ट। तो आज हम यस सर। जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको जैसे ग्रुप में बताया भी था, स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स 11 ग्रेड का आपका टॉपिक है। कंपेरेटिवली थोड़ा इजी है। अगर अच्छी प्रैक्टिस कर ली, मतलब 20-25 क्वेश्चन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर लिए खुद से और थोड़ी स्पीड बढ़ा ली, तो आप जेई में इसका क्वेश्चन करके आ सकते हो। इसमें फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और करने का तरीका, बस ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर्मूला, एक तो इसका चैप्टर जब ये हो जाए, आप एक वन सिंगल पेज की फॉर्मूला शीट बना लेना। और जो जो इलस्ट्रेशन मैंने इसमें दिए हुए हैं, एटलीस्ट उनको भी अगर आपने ट्राई कर लिया तो भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि एक लेक्चर में इसको कवर करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं अभी। तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर बैठना, सुनना अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आता है, अनम्यूट करके पूछ लेना। अनम्यूट करके नहीं पूछ पा रहे तो चैट बॉक्स में लिख देना। इनकेस कोई बच्चा चैट बॉक्स में लिखता मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे एक बार रिमाइंड करा देना। ठीक है, चलो। अब ये जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम ज्यादा डिटेल में अभी फिलहाल, मतलब इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह आपको पता ही है कहाँ कहाँ पे यूज होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है इस चैप्टर के। ठीक है, अब ये बेसिकली डेटा के साथ डील करता है। होता क्या है कि हम किसी एक से डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रिटेशन निकाल के प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है। आप पहले डेटा को कलेक्ट करो, जैसे मान लो कि इस पूरे दिल्ली के बच्चों के मार्क्स कलेक्ट किए, उसको मैंने प्रॉपर वे में अरेंज किया, फिर मैंने एनालिसिस किया कि क्या डेटा आया, कितने बच्चे पास हो रहे, कितने बच्चे फेल हो रहे, उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकला, और फिर उसको मैंने प्रेजेंटेशन के फॉर्म में प्रेजेंट किया, तो पूरा स्टैटिस्टिक्स में होता है। ठीक है, तो इसमें मेजर टाइप्स ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। अब डेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको पता है। ये डेटा में ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। ग्रुप मतलब आपको प्रॉपर ग्रुप में, अनग्रुप मतलब डायरेक्ट डेटा गिवन हो। जैसे मान लो अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी कम है, फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास की बात करूं, मान लो 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चों को डेटा अगर मुझे मार्क्स लेना है तो मैं डायरेक्ट मार्क्स लिख दूंगा। वहीं पे अगर मुझे 100 बच्चों या 150 बच्चों का मार्क्स लेना है तो मैं डायरेक्ट एक एक करके सबका लिखूंगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उस केस में फिर मैं इंटरवल बनाता हूँ, क्लास इंटरवल, 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन। आपको पता है, आपने इंटरवल देख रखी है। तो दो तरह के डेटा होते हैं, ग्रुप एंड अनग्रुप। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप तीन तरह की चीजें पढ़ते हो, मीन, मीडियन एंड मोड। याद आ रहा है? हाँ, है ना? यस सर। यस सर। वॉइस तो क्लियर है? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही मेरी? थोड़ा नेटवर्क का शायद मेरे इधर इशू हो। नो सर। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीजें पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड। तीनों के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्पर्जन में आपको पढ़ना है मेजरली इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने आपको जो बताया था, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब जो डायरेक्टली आपको दे दे डेटा। ग्रुप डेटा मतलब आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दे कि 49 दो बच्चों के नंबर आ रहे, 52 एक बच्चों का नंबर आ रहा है, 54 दो बच्चों के, 61 चार बच्चों के नंबर आ रहे हैं। अब ये ग्रुप में भी दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब क्लास इंटरवल के टर्म्स में। तो इस तरह के डेटा ऑलरेडी आप देख चुके हो। ठीक है, जहाँ पे ए बी इंटरवल होती है, ए से बी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं जब ये बात करता हूँ ना, जैसे 50 से 55, 55 से 60, तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ए से बी इंटरवल है तो उसमें आगे वाले को इंक्लूड करना है, पीछे वाले को एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड किसको करना है? आगे वाले को। जैसे 50 टू 55 है तो 50 आएगा, 55 नहीं आएगा। 55 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ 50 टू 55, तो इसमें आपका क्या होगा? सॉरी, आज क्या हो गया, इसको चल नहीं रहा है। 50 से लेके 55। क्लियर है? है ना? यस सर। ओके। मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी में तीन तीन चीजें, मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मीन निकालना है, एक मिनट बच्चे, पता नहीं आज इस पेन टेप को क्या हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा ये चल नहीं रहा, एक सेकेंड है बच्चों। एक काम करो कि आप थोड़ी देर, मैं एक बार रिज्वाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में इशू आ रहा है। मेरे को दो मिनट देना, मैं रिज्वाइन करा, तब तक आप एक काम करो, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ चैट बॉक्स में, उन क्वेश्चंस को देखो तब तक, एक सेकंड।
ठीक है, मैं 2 मिनट में रिज्वाइन कर रहा हूँ। ये मैंने आपके जो असाइनमेंट है वहां पे भी मैंने डाल रखा है, आपका जो वो है शीट। ठीक है, चैट बॉक्स में एक लिंक भेजी है, आप देख पा रहे हो? हेलो? यस सर। हाँ, इसके स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन एक बार करो, फंडामेंटल्स हैं। एक बार ये देखो, मैं एक बार रिज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप को शट डाउन करके। ठीक है, 2 मिनट में रिज्वाइन कर रहा हूँ, तब तक प्लीज ये ट्राई कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विथ सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एक बार इनको देखो ताकि आपको बेसिक फंडामेंटल याद आ जाएगा। तब तक मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ वापस।
हेलो, हाँ आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. या ठीक है, सॉरी। अब मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। चलिए, देखो अपन ने यहाँ तक देख लिया था। अब मीन मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अगर आपके पास नॉर्मल डेटा है तो सबका सम कर देते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, आया ना? बोलो। Yes, sir. ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में तो समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। Yes. ठीक है, ये आपका मीन होता है एक्स बार, एक्स समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो सम का सम डिवाइडेड बाय एन, फ्रीक्वेंसी है तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? ये यहाँ पे फॉर्मूले भी मैंने लिख रखे। अच्छा, एक है ना अज्यूम मीन मेथड भी तो क्लास 10th में था। तो कभी कभी क्या होता है, एक्सआई के डेटा अगर लार्ज हो तो आप एक्सआई को मॉडिफाई कर सकते हो यूआई में। तो यूआई निकालो। यूआई कैसे निकालते हैं? हर एक्सआई में से मान लो कोई एक अज्यूम मीन माइनस कर दो। अब ये ए कुछ भी हो सकता है, पूरे एक्सआई में से भी ले सकते हो, एक्सआई का कोई सेंटर नंबर ले लो, जो आपकी मर्जी है। एक ए ले लेते थे, इसको एच से डिवाइड कर देते थे, याद आ रहा है? क्लास 10th में था। यूआई Yes. निकालो। अब यूआई से आप एक्स बार भी निकाल सकते हो, क्योंकि यूआई आपका थोड़ा सिंप्लीफाई वे में आएगा। तो यूआई से एक्स बार कैसे निकालोगे? आपने ए सब्सट्रैक्ट किया, एक्स बार में ए ऐड हो जाएगा, और जो ये फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला ऐसे ही आएगा, बस एक्स आई की जगह यूआई आ जाएगा। तो यूआई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, और यहाँ पे हमने एच से डिवाइड किया था तो यहाँ पे एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये शॉर्टकट मेथड, इससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्लियर है? Yes. तो Yes, ध्यान, sir. ये आपका कैलकुलेशन बहुत आसान कर देगा, है ना? एक्स बार का फॉर्मूला जगह ए प्लस समेशन यूआई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। यहाँ पे मैंने दे भी रखा है, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाकी ये देखो कंबाइन मीन और ये इतने काम के नहीं है, बस फॉर्मूला अगर देख लेना, बाकी सेम फॉर्मूला है। जैसे 2019 में क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द 20 स्टूडेंट्स आर गिवन, द मीन ऑफ द मार्क्स। अच्छा, आपको बोला है कि तो 20 स्टूडेंट, सबसे पता एक्स निकालने का तरीका क्या होगा? क्वेश्चन को देख के पता हो, जल्दी से अपन को बस तरीका पता करना फटाफट। यहां से अगर मुझे एक्स निकालना सबसे पहले डायरेक्टली, तो एक्स कैसे निकालूंगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्क्स ऑफ द 20 स्टूडेंट, बताओ। बोलो बच्चों। 20 क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी ना, टोटल नंबर ऑफ, Yes. टोटल टोटल स्टूडेंट इफ 20, तो इन सबका सम 20 होगा। Yes, Yes, sir. sir. बस यही दिया हुआ था, समेशन एफ आई आपको दिया हुआ था 20, टोटल स्टूडेंट 20 है, तो इन सबका सम 20 से इक्वेट कर दोगे, Yes, sir. तो यहाँ से एक्स आ जाएगा एक्स। Yes, sir. Yes, sir. एक्स में क्वाड्रेटिक आएगी, जो भी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है वो आप यहाँ से एक्स निकाल लो, एक्स आ जाएगा, मतलब आपके पास सारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, मतलब एक्स आई आ गया, एफ आई आ जाएगा। एक्स आई क्या है? 2 3 5 7, तो एक्स आई छोटा ही है। एक्स की वैल्यू निकाल के फ्रीक्वेंसी पे सबके आ जाएगी। अब मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स आई एफ आई का प्रोडक्ट, Yes, sir. फिर इसका सम और Sum. इसका सम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एक्स बार आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे ना सॉल्व? ये जेई का ही क्वेश्चन था, बस अपन तरीका ढूंढते जा रहे हैं। एक और वेराइटी पढ़ो। इन अ क्लास ऑफ 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स द एवरेज एज इज 16 ईयर, if the mean age of the boys is 1 year more than the mean age of the girl, then the mean age of the girls। फंडामेंटल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। आपको दो दो तरह के डेटा गिवन है, बॉयज और गर्ल्स का, उसका टोटल एवरेज दिया हुआ है और एक कंडीशन गिवन है, तो जल्दी पता करो। कर रहे हो ट्राई? Yes, sir. करो।
करो कोशिश। तो देखो ध्यान से सीखना अच्छे से इस क्वेश्चन को। आंसर आया किसी का? एनीवन? 7.5? कार्तिक का आंसर 7.5 है, ठीक है देखते हैं। यस सर 15.2 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया था, 40 बॉयज 30 गर्ल्स था एवरेज एज ऑफ द क्लास। तो मान लो, देखो एवरेज कैसे निकालते, सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 70, और 70 सबकी एज मान लो पहले बॉयज की एज, तो बॉयज की एज को मैं B1 B2 B3 से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे बॉयज की एज आ जाएगी 40 बॉयज की, है ना। यस सर पूरी क्लास की निकाल रहा हूँ तो साथ में गर्ल्स की भी आएगी, 30 गर्ल्स की, 30 बॉयज 40 बॉयज 30 गर्ल्स की एज, और ये एवरेज हमको दिया हुआ है कितना 16, 16 है ना। अब बोला कि इफ द मीन एज ऑफ द बॉयज इज वन मोर देन द मीन एज ऑफ द गर्ल्स, मतलब बॉयज का जो मीन है B1 से लेके B40, वो मान लो x मान लिया, वो क्या मान लिया अपन ने x, क्लियर है। x तो जो गर्ल्स का है, द मीन एज ऑफ द बॉयज इज वन मोर देन द गर्ल्स। अच्छा तो एक काम करते, गर्ल्स का x मान लेते ताकि ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। यस सर गर्ल्स का अगर अपन x मान लेंगे तो बॉयज का कितना है, एक एक्स्ट्रा है, तो वन वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो सम कितना आ जाएगा, B1 से लेके B40 में 40 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमेशा यस याद सर रखना, सम निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, मीन को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो सम आ जाता है। मीन को, जो भी मीन आता है उसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सम आ जाता है। तो ये सम कितना आ जाएगा, 40 नंबर ऑफ टर्म्स इंटू मीन, मीन कितना x+1। गर्ल्स का सम कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू उसका मीन, इक्वल टू 70 इंटू 16। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, यस सर वही निकालना था, क्लियर है। यस सर ओके, लेट n person denotes each rupees 1 2 4 and so on, then the mean donation per person, n लोग थे, अलग अलग लोग ने अलग अलग पैसे डिनोट करे। जैसे पहले पर्सन ने 1 रुपया, दूसरे ने 2, फिर किसी 4, फिर 8, मतलब 2 2 से बढ़ता जा रहा है। तो पूछा है कि मीन डोनेशन कितना होगा पर पर्सन। तो मीन डोनेशन अगर निकालना है तो टोटल डोनेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन कर देंगे, यस सर इससे मीन डोनेशन आ जाएगा। टोटल डोनेशन कैसे निकालोगे, इन सारे डोनेशन का एडिशन यस सर ना, सारा तो मीन कैसे निकलेगा, जितना डोनेशन आया उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। अब ये एक तरह की जीपी यस सर है ना, ये एक तरह की क्या है, जीपी, वेरी गुड। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू 2 की पावर n-1। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे अगर देखोगे 0 से लेके n- नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n। फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 2 की पावर 0, दैट इज 1। कॉमन कॉमन रेशियो r की वैल्यू है 2 के बराबर। यहाँ से सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकाल लेंगे। यस सर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला तो a r की पावर n-1 अपॉन r-1। a मतलब 1, 1 2 की पावर n-1 अपॉन 2-1, तो यह आ जाएगा 2 की पावर n-1। तो सम आ गया आपके पास। आपके पास क्या आ गया, ऊपर जो क्वांटिटी उसका सम आया 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n। तो ये मीन आ जाएगा, क्लियर है। यस सर ये फंडामेंटल एग्जांपल है, ये सब आपके लिए रख रखे मैंने, मतलब ये क्लास 8 9 में भी, सॉरी 8 9 तो नहीं 9 10 में आपने देखे होंगे। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ,
अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे जेई अप्रैल 2018 में आया था। द मीन ऑफ द 30 ऑब्जर्वेशन इज दिस, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय अ नॉन जीरो नंबर लैम्डा एंड देन ईच ऑफ देम इज डिक्रीज बाय 25, देन मीन्स रिमेन द सेम। अच्छा, सबसे पहले आपको एक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि मान लो x1 x2 x3 xn ये डेटा है आपका, इसका मीन मान लो x बार है। सुनना अच्छे से, मीन कितना बोला मैंने, x बार। मान लो इन हर डेटा में मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं, a से मल्टीप्लाई करने पे नया मीन क्या आ जाएगा? अगर AX, पहले मान लो हाँ वेरी गुड, पहले एक एक्स बार था तो ए से मल्टीप्लाई करने पे नया मीन क्या आ जाएगा, ए एक्स बार, हाँ है ना, yes sir, वेरी गुड। अब मान लो हर डेटा में अगर आप मान लो कुछ ऐड कर दो, सारे के सारे डेटा में आप की ऐड कर दो, तो नया मीन क्या आएगा? A plus K, हाँ नहीं, yes पहले एक्स बार था, X एक्स bar बार plus K, प्लस के, वेरी गुड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे नया मीन भी मल्टीप्लाई हो जाता है और ये भी हो जाता है। अगर फिर दोनों करे तो दोनों काम हो जाएंगे, मतलब अगर हर डेटा को आप ए से मल्टीप्लाई भी करो ऐड भी करो, आपका नया मीन क्या आ जाएगा, ए एक्स बार प्लस के। क्लियर है? yes sir, ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि द मीन ऑफ द 30 ऑब्जर्वेशन इज 75। 30 ऑब्जर्वेशन का मीन 75 है, मतलब उन सबका समेशन आपने किया होगा 30 ऑब्जर्वेशन को डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 75। यहां से समेशन आ जाएगा, पहला गिवन डेटा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय लैम्डा एंड डिक्रीज बाय 25 मीन्स रिमेन द सेम। मतलब हर ऑब्जर्वेशन को अगर आप काई से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लैम्डा से, और 25 डिक्रीज भी कर रहे हो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो अभी भी मीन क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, हाँ है ना, 75, मीन क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो आपको पता करना है लैम्डा कितना होगा। तो देखो ये समेशन अंदर बांट दोगे, समेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, समेशन लैम्डा इंटू एक्स आई माइनस समेशन 25 इक्वल टू 75 इंटू 30। यहां तक समझ में आया? समेशन को मैंने दोनों में बांट दिया। अब कांस्टेंट समेशन के बाहर आ जाता है, yes sir, तो लैम्डा समेशन एक्स आई माइनस समेशन 25। समेशन 25 मतलब 25 को ऐड करें, कितनी बार ऐड करना है, 30 बार। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 आप 30 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 30। 30, समेशन एन का मतलब क्या होता है, समेशन कोई भी कांस्टेंट के का मतलब क्या होता है, के इंटू एन, याद रखना। के को एन टाइम्स ऐड करोगे तो के इंटू एन हो जाता है, जगह yes, 75 इंटू 30। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा इंटू समेशन एक्स आई इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 30 कॉमन लोगे, 25 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 100। yes, और यहाँ से देखो समेशन एक्स बार आ जाएगा, एक्स आई 75 इंटू 30, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दोगे, लेमडा आ जाएगा। समेशन एक्स आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ना, 30 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो yes sir, ये समेशन एक्स आई की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे, लेमडा आ जाएगा। आ रही बात समझ में? yes sir, ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन ही आएंगे, बस आपको बस फॉर्मूले तरीके पता होना चाहिए। क्लियर है? ये था आपका yes, मीन पे ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें, आप ये क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत है। मीडियन, मीडियन आपको पता है, अगर मान लो नॉर्मल डेटा है, जैसे मीडियन, अगर मीडियन की बात करें, अगर अनग्रुप डेटा है x1 x2 एंड सो ऑन अप टिल xn, तो इसका मीडियन निकालने के लिए आपको पहले पता करना नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर जब भी इवन होती है तो आपके दो मिडिल टर्म आती है। कितनी मिडिल टर्म आती है? दो। एक मिडिल टर्म आती है nth, एक n/2 करने पे, मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें n/2 कर दो, और इसमें ही +1 कर दो। जैसे मान लो 10 टर्म है, तो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 और 5, 6 है ना, फिफ्थ और सिक्स्थ yes टर्म। sir, नंबर Yes, ऑफ sir. टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लो 24 है, तो मिडिल टर्म कौन कौन सी हो जाएगी, 12 and 12. 13, Okay. 12 एंड 13, वेरी गुड। तो दो मिडिल टर्म्स आएगी, तो जब भी दो मिडिल टर्म आती है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का एवरेज। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी n/2 .
तो दोनों जो मिडिल टर्म है उनका सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. और नंबर ऑफ Yes. टर्म्स अगर ऑड है, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होती है तो एक ही मिडिल टर्म आती है। एक मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? अब देखो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करके 2 से N डिवाइड plus 1 करना। by 2. उसमें +1 करके 2 से डिवाइड करोगे तो मिडिल टर्म आ जाएगी, और वो मिडिल टर्म आपकी मीडियन होगी। जैसे अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स 13 है तो 13 + 1 by 2 7, तो 7th टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी। ठीक है? नंबर ऑफ टर्म्स Yes, अगर मान लो 21 है तो 21 + 1 by 2 11th टर्म आपकी मिडिल टर्म 11. होगी। अच्छा, इन सब में एक चीज हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, सबसे sir. पहले डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। अरेंज करने के बाद फिर आप निकालोगे। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ये तो कब, जब आपके पास अनग्रुप डेटा हो। अगर अनग्रुप डेटा है तो ये तरीका होता है निकालने का। वहीं पे अगर ग्रुप डेटा आ गया, वो एक्सआई इंटरवल वाला, क्लास इंटरवल वाला, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 50 से 60, मान लो ऐसा है। और यहाँ पे मान लो फ्रीक्वेंसी है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता है। याद आ रहा है? Yes, sir. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? मान लो रेंडमली यहाँ 2, 5, 7, 4, मान लो कुछ दिया हुआ है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो? ये 2 ऐसा कैसा, फिर इसमें 5 ऐड करके 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18। याद आ रहा है? ऐसे निकालते हैं, हाँ, है ना? Yes, sir. ये Yes, क्यूमुलेटिव sir. होती है। अब आपको मीडियन क्लास पता करनी रहती सबसे पहले, मीडियन क्लास। अच्छा, ऐसे केस में फॉर्मूला याद है किसी को, मीडियन का क्या होता था? L प्लस n/2 minus CF upon F into H. वेरी गुड, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L मतलब क्या होता था? Lower limit. हाँ, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास आप निकालोगे उसकी लोअर लिमिट। N मतलब Summation Fi. वेरी गुड, समेशन Fi, टोटल फ्रीक्वेंसी। F मतलब जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी लेते हैं? मीडियन क्लास की। जो भी मीडियन क्लास अपने हुई, जैसे मान लो ये मीडियन क्लास आ गई फॉर एग्जांपल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना। अगर मान लो ये मीडियन क्लास है तो उसकी फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और CF कौन सा लेते थे? सर एक ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाली लेते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। मतलब अगर ये मीडियन क्लास है तो उसके ऊपर वाले ले लेंगे, है ना, जस्ट ऊपर वाली। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब मीडियन क्लास कैसे पता करते हैं? तो मीडियन क्लास पता करने के लिए करो, सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लोगे? n/2 की वैल्यू। अब n/2 की वैल्यू देखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये वैल्यू कहां पे आ रही है ये देखना है। देन द क्लास ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। n/2 किससे ज्यादा है उसके बराबर की जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग क्लास होगी वही मीडियन क्लास होगी। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लो मैं ये बोल दूं कि मान लो n/2 की वैल्यू आ रही 9, तो 9 कहां पे आएगा? 7 के आगे। Yes, sir. मतलब ये वाली मीडियन क्लास हो जाएगी एग्जाम। समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर हो गया? मान लो n/2 की वैल्यू आपकी 9 है तो 9 कहां पे आएगा? 7 के आगे आएगा। 7 के आगे मतलब 14 वाली में तो आपकी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी? ये। और ये फॉर्मूला। ये दो तरह की मीडियन निकालने के तरीके हैं। कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक, जैसे यहाँ पे सिंपल है, पहले अरेंज कर देना, नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लेना, फिर मिडिल टर्म आ जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. कर लेना सॉल्व, ये तो कर लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. जैसे यहाँ पे जैसे ये वाला वेक्टर ये xi दिया हुआ है, ये fi दिया हुआ है।
इन क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट। पूछा मीडियन मार्क्स, मीडियन कितने होंगे? तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता कर लेना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 4 6 12 14 17 18 19 20, है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आपने क्या करा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे लेना, ये बिना क्लास इंटरवल वाला डेटा पे, नॉर्मल डेटा जो है एक्सआई और एफआई वाला डेटा है, इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, ध्यान रखो। सबसे पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर? 20 है। Yes, sir. तो बताओ मिडिल टर्म कौन कौन सी आएगी? कौन कौन सी टर्म होगी मिडिल? नंबर ऑफ टर्म्स अगर 20 है तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी? 10 और 11। वेरी गुड। 11. 10th एंड 11th, है ना? दो आएगी ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब ध्यान से देख के बताओ 10th एंड 11th टर्म होगी कौन सी? अब देखो कैसे पहचानते हैं। 6 तक टर्म यहाँ पे है, 6 के बाद यहाँ पे कौन कौन सी होगी? 7th 8th और कहाँ तक? 12th तक, है ना? 7 से लेके 12 तक टर्म्स यहाँ पे होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, तो पहली टर्म, शुरू की 4 टर्म, शुरू की 6 टर्म, शुरू की 12 टर्म, तो 6 के बाद 7th 8th 9th 10th 11th 12th यहाँ पे होगी, और उसकी वैल्यू क्या है? 5। समझ पा रहे हो? Yes, sir. देखो देखो, पहला स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के 0 मार्क्स, शुरू के 3 स्टूडेंट के, देखो आपके अगर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स अरेंज करूंगा तो एक 0 आएगा सबसे पहले, फिर 3 बच्चों के 1 नंबर है, फिर 2 बच्चों के 4 नंबर है, फिर 6 बच्चों के 5 नंबर है। समझ में आ रहा है? ऐसे अरेंज करोगे तो ध्यान से देखो, इसमें 10th टर्म कौन सी आएगी? देखो शुरू की 1 2 3 4 5 6, शुरू की 6 टर्म ये, 7th 8th 9th 10th 11th 12th 5 होगी, तो देखो 10th एंड 11th टर्म कौन सी होगी? 5 एंड 6 5 5 होगी, ये भी 5 और ये भी 5, है ना? तो Yes, sir. मीडियन क्या आ जाएगा? दोनों का एवरेज 5 + 5/2। क्लियर है? है ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है। एच मतलब क्या था? क्लास विड्थ, क्लास साइज। जो भी मीडियन क्लास उसकी क्लास साइज क्या होती है? वो एच होता था। ये फॉर्मूला है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप मीडियन निकाल सकते हो, है ना? यहाँ देखो करवा भी रखा है मैंने। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. मान लो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाली, ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अपन बस तरीका सीखना है। अब नंबर ऑफ टर्म 60 है, n/2 कितना आ जाएगा? 30. 30। 30. वेरी गुड। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ मीडियन क्लास कौन सी आएगी? सर 50-60 वाली। मीडियन क्लास 50 से 60 वाली आएगी पक्का? बाकी लोग भी बताओ। देखो हाँ, Yes. 30 कहाँ पे आएगा? 26 के बाद आएगा, Yes, sir. तो आपकी मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी? ये वाली। वेरी गुड। तो आपकी मीडियन क्लास होगी, तो बताओ एल कितना होगा फॉर्मूले का? 50. 50. एफ 5 5. 5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26. 26 26, एच 10 10. हो गया। मीडियन आ जाएगा, फॉर्मूले में रख दोगे वैल्यू सारी। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो इसमें लॉजिक बताओ। Sir, 46.
46 आ रहा है। बोलो। Yes, sir. देखो क्या बोला है, द मीडियन ऑफ द 21 ऑब्जर्वेशन इज 40। 21 ऑब्जर्वेशन थी, मान लो x1 x2 x3 x21, इनका मीडियन 40 है। मीडियन 40 मतलब मिडिल टर्म 40 आ रही होगी। बोलो। Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 21 है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 11. 11. वेरी गुड। अभी क्या सिखाया था ना, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ऑड में क्या करो, +1 डिवाइड बाई 2। Yes, sir. तो ये 11th टर्म आपकी 40 होगी, है ना। 11th टर्म आपकी क्या होगी? Yes, sir. 40। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज होगा तो मिडिल टर्म आपकी 40 आ रही, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, मीडियन ऑफ द 21 ऑब्जर्वेशन इज 40। तो ये हमको पता चल गया कि आपकी मिडिल टर्म दैट इज 11th टर्म 40 है। आगे क्या बोला गया, इफ द ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द मीडियन आर इंक्रीज बाय 6, इसके जो आगे वाले ऑब्जर्वेशन उसको अगर मैं 6 से बढ़ा दूं तो मिडिल टर्म मीडियन में क्या फर्क पड़ेगा? अब बताओ, मिडिल टर्म कौन सी आएगी? वही आएगी, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। वापस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो डेटा तो यही रहना है। Yes, sir. इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे डेटा तो यही रहना है ना। Yes, बोलो। sir. तो मीडियन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहला था वो का वही रहेगा। आंसर क्या आएगा? 40 आएगा। 40. क्लियर है? क्योंकि देखो आपने ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा तो ये 40, ये आपका मिडिल टर्म में 40 था। अब इसके आगे वाले टर्म्स में 6 बढ़ा दिया, तो 6 बढ़ाने से वापस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो सीक्वेंस तो ये रहेगी, तो मिडिल टर्म तो वो का वही रहेगी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, Okay, sir. चलो ये वाला ट्राई करो। क्या आ रहा है? मीडियन रिमेन सेम। Yes, sir. The median of the 11 distinct number is this: if each of the largest 5 observation is increased by 2 and the smallest is decreased by 3। अब देखो आपको बस यही सोचना है कि आगे के 5 नंबर और पीछे के जो भी नंबर है, पीछे के 5 नंबर और आगे के ये नंबर को बड़ा चेंज करने में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो 11 नंबर थे, 11 नंबर में 11 नंबर में मिडिल टर्म कौन सी आएगी? 6. The sixth. 6th टर्म। ये आपकी मिडिल टर्म होगी, हाँ है ना। अब आगे क्या बोला गया था? इफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन, जो सबसे बड़ी 5 ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2। अब सबसे बड़ी 5 ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? सबसे बड़ी 5 ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? कहां से कहां तक? से 11 तक. 7 से 11 तक। 7 से 11 तक तो 4 ही आएगी ना। सर आपने सर आपने एक्सटेंड 10 नहीं लिखा. अच्छा 10 नहीं लिखा मैंने, हाँ थैंक यू।
10 और 11 रह गया। आप सही है। तो शुरू सबसे बड़ी 5 कौन सी ऑब्जेक्ट, ये वाली, हाँ है ना। Yes, sir. इन सब में क्या कर दिया ऐड, 2 2, +2. और क्या बोला गया, एंड द स्मॉलेस्ट आर डिक्रीज बाय 3, सबसे छोटे वाले को 3 से डिक्रीज कर दिया, है ना। Yes, sir. तो मीडियन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी यही रहेगा, इसको भी 6 डिक्रीज किया क्या। द मीडियन ऑफ द 11 ऑब्जर्वेशन इज दिस 20.5 इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2, शुरू की जो 5 ऑब्जर्वेशन आखिरी के 5 उनको 2 2 से बढ़ा दिया, ठीक है, एंड ईच ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन is decreased by 3, each of the smallest, तो smallest में कौन कौन सी लोग हैं, बोलो, हेलो, आवाज आ रही ना, बताओ स्मॉलेस्ट में पे कौन कौन सी कंसीडर करेंगे और कौन से नहीं कंसीडर करेंगे, क्या ये कंसीडर होगा कि नहीं होगा, S6 देखो ये लार्जेस्ट होगी तो स्मॉलेस्ट में ये भी तो आएगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. मीन में क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ, देखो ओवरऑल कितना चेंज हुआ ये देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा मीन में कितना फर्क पड़ेगा। टोटल कितना ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है ना, और सब्सट्रैक्ट कितना हो रहा है, 1 2 3 4 -12, तो ओवरऑल जो टोटल समेशन में 2 सब्सट्रैक्ट होगा, है ना। Yes, sir. पहले जितना सम आ रहा होगा टोटल सम, उसमें 2 से क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो मीन ऑफ कोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, Yes, sir. तो मीन डिक्रीज करेगा, और मीडियन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि x6 में -3 हुआ है ना, बोलो। Yes, sir. तो आपका मीन भी डिक्रीज करेगा क्योंकि ओवरऑल -2 हो रहा है, और मीडियन भी क्या करेगा, मीडियन भी आपके 2 से डिक्रीज करेगा, तो मीन डिक्रीज मीडियन डिक्रीज कौन सा ऑप्शन है, मीन रिमेन अनचेंज ये गलत हो जाएगा, मीडियन ये भी गलत, मीन इंक्रीज है ये भी गलत, मीन डिक्रीज ऑप्शन नंबर 4, क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसी तरह से मैंने और भी क्वेश्चन दिए हैं आपको, ये जेई में आए हुए हैं, बढ़ेगा घटेगा कितना रहेगा, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर है ना। और ये मीन और मीडियन पे मर्ज करके क्वेश्चन था, Yes, ये भी sir. बहुत आसान है। एक मॉड का भी फॉर्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2, क्लियर है। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 मतलब मॉडल क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, F2 मतलब मॉडल क्लास के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास कैसे पहचानेंगे, जिसकी भी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी मॉडल क्लास होगी। जैसे यहाँ पे ऊपर देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, देखिए ये तो नॉर्मल एग्जांपल है, ये वाला तो तब आएगा जब आपकी क्लास इंटरवल आती है ना, जैसे ये वाला। यहाँ पे बताओ मॉडल क्लास कौन सी है, बताओ मॉडल क्लास कौन सी होगी। 30 40 हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही, देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, ये Yes, sir. 30. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, ये होगी 30 40. 30 Yes. 40। और इसको आप F0, इसको क्या बोलोगे, F1, इसको क्या नाम दोगे, F1। F1 से ऊपर कौन सी होगी, F0, F0 से F1 से ये F2, क्लियर है, Yes, sir. तो याद रखना, फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, Yes, sir. Yes. कर लोगे ना ये तो सॉल्व, अब वैल्यू पुटअप करनी है बस। Yes, sir.
अब मीन मीडियन मॉड में भी एक रिलेशन होता है, इसको मत याद रखना, आसान तरीका याद रखा। देखो याद रखने का तरीका ऐसा है, 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 होता है ना? बोलो 3 इक्वल टू Yes, 1 प्लस 2 होता है कि नहीं होता है? अब इसको याद रखने का तरीका सिखाओ। सुनो, बहुत सी बार एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे मीडियन कहाँ पे मॉड आएगा। देखो जनरली मीन निकालते, 2 नंबर का मीन कैसे निकालते? a प्लस बी बाई टू। एवरेज भी कैसे निकालते? a प्लस बी बाई टू। अर्थमेटिक मीन भी क्या होता है? a प्लस बी बाई, तो 2 के साथ क्या लिख देना? मीन। 2 के साथ क्या लिख देना? मीन। और सबसे बड़ा मीडियन होता है, स्पेलिंग भी बड़ी है और बड़ा भी मीडियन होता है, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका मीडियन। मीडियन सबसे ज्यादा आता है याद रखना। और बच्चा 1 के साथ क्या आ जाएगा? शॉर्ट में मॉड। क्लियर? 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। आगे बात समझ में? yes, sir. Yes, sir. ऐसे से कर लेना कभी। मीडियन जैसे मीन और मीडियन देते, पूछा मॉड क्या होगा, पता करो कितना होगा। So C option. तो हो गया। Yes, sir. 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन है ना? Yes, sir. और वैल्यू पुटअप कर दो। 3 मीडियन, मीडियन कहता है 22 मॉड प्लस 2 इंटू मीन। अब वैल्यू पुटअप करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. ये थोड़े मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, ये जेई के पीवाईक्यू हैं, सारे कवर हो जाएंगे इसी के अंदर। इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपका मीन मीडियन में से अगर जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे हो जाएगा। देखो तरीका यही है, बस फंडामेंटल पता होना चाहिए। बढ़ाने से घटाने से क्या होगा, मेन तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे जो भी चेंज आएगा आप पता कर लोगे। हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है। अगला होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मीन मीडियन मॉड के अलावा दूसरा मेथड तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्वार्टल डेविएशन आपका डिलीट हो चुका है, सिलेबस में नहीं है। रेंज में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, रेंज बहुत आसान है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इससे आपकी रेंज आ जाएगी। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ये आपके फॉर्मूला, ये आपके इसमें है। क्लियर है? सिलेबस में जिसमें Yeah. स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। मीन डेविएशन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। आपके ये दो टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस पे हम पूरा डिटेल अब जानेंगे। कितना टाइम हो गया? 5 मिनट बाकी है क्या? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। आज का जो मैंने पढ़ा है मीन मीडियन मॉड, ये समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, देखो sir. Yes, sir. इस जेई में 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन आए, 23 में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए मीन डायरेक्ट मीन मीडियन मॉड से भी। आप इतना सा प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक चीज ध्यान सुनो। मैं एक काम करूंगा, आपकी जो रिसोर्स शीट है वहां पे इसके पीवाईक्यू अपलोड करूंगा लेटेस्ट, अभी 2023-24 के। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के। उसमें से फिलहाल अभी आप मीन मीडियन मॉड के क्वेश्चन आज के आज ही प्रैक्टिस कर लेना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अपन जो है क्या कहते हैं, अगली क्लास में, कल वाली क्लास में मैं आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा पढ़ाऊंगा। उसमें जेई के पीवाईक्यू भी कवर हो जाएंगे। आपका क्या काम है, आज के लेक्चर में, आज के दिन आप मीन मीडियन मॉड से जितने भी क्वेश्चन है उनको कवर कर लेना। एक जो असाइनमेंट मैंने आपको अभी भेजा भी था, जो वहाँ पे अपलोडेड भी, उसमें सारे सॉल्व एग्जाम्पल गिवन, तो वहां से आप देख सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो। दूसरा, जिसको अगर और प्रैक्टिस करनी हो तो मीन मीडियन मॉड की पीवाईक्यू देख लेना। क्लियर है? कर लो Yes, कितना? ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉपिक आपके देखो 10th में भी था, लेकिन जेई में क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मत सोचना कि नहीं आता। अभी मैं अपलोड करूंगा तो आप देखना 2023-24 में मीन मीडियन मॉड पे क्वेश्चन आए हुए हैं।
कल की क्लास में हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कवर करके वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? ओके।